हेलो बच्चों, लेक्चर नंबर 3 सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। लेक्चर नंबर 2 आपने देखा होगा, उसमें हमने स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन की बात की थी। आज सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉलिड को किस में डिसॉल्व किया गया है? लिक्विड में। इसका मतलब यहाँ सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड। तो ये लिक्विड सॉल्यूशन का पार्ट है। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे सॉल्युबिलिटी डिस्कस करेंगे कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है, और उसके बाद कौन कौन से फैक्टर है जो इस सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। साथ ही साथ कुछ इस पे सवाल देखेंगे, और जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था उसका सोल्यूशन क्या होगा वो भी देखेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी से आपको क्या पता लगता है कि कोई सब्सटेंस सॉल्युबल है या नहीं है? इसको ये मेजर करने का तरीका होता हो। अगर कोई सब्सटेंस सॉल्युबल है तो उसके सॉल्युबिलिटी का कुछ वैल्यू मिलता होगा, और अगर वो सॉल्युबल नहीं है तो हम उसे सिंपली इनसॉल्युबल बोलते हैं। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब हुआ कि सॉल्युबल है या नहीं है, इसको मेजर करने का एक स्केल जो इसे मेजर करता है। अभी है क्या ये देखते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हम सॉल्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले सॉल्वेंट लेंगे और उस सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड करेंगे। सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में क्या ऐड करना है? सोल्यूट ऐड करना है। तो जब हमारे पास सॉल्वेंट होगा तो उसमें हमने सोल्यूट ऐड किया। हो सकता है हमने थोड़ा सा ऐड किया, फिर उसके बाद थोड़ा सा और ऐड किया, फिर थोड़ा सा और ऐड किया, और ये सब डिसॉल्व होते हुए चले गए। उसके बाद हमने देखा कि एक ऐसा लिमिट आया जिसके बाद से वो सोल्यूट उसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा था। उस केस में जितना मैक्सिमम अमाउंट सोल्यूट का हम डिसॉल्व कर सकते हैं सॉल्वेंट में, उसी को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। अब यहाँ पे एक चीज काफी रिमार्केबल है कि जो सॉल्वेंट है उसको हमने फिक्स रखा है। सॉल्वेंट चेंज नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे चेंज किसको कर रहे हैं? सोल्यूट को। तो सोल्यूट को चेंज करते करते एक ऑप्टिमम पॉइंट तक ले गए जहां के आगे वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है। वही मैक्सिमम अमाउंट जो होता है उसी को क्या बोला जाता है? सॉल्युबिलिटी। तो हम इसे लिख सकते हैं डेफिनेशन में लिखा हुआ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट which can be dissolved in a specified amount of solvent at given temperature। यानी यहां पे हमने टेम्परेचर को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वैसे केस में सॉल्युबिलिटी भी चेंज करेगा। तो अगर हमें सॉल्युबिलिटी का वैल्यू देखना है तो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे देख सकते हैं, इसलिए हमने टेम्परेचर को क्या कर दिया? फिक्स्ड। अब यहाँ पे कितना मैक्सिमम अमाउंट हम सोल्यूट का डिसॉल्व कर सकते हैं, उसी मैक्सिमम अमाउंट को क्या बोला जाता है? सॉल्युबिलिटी। लेकिन खास बात यह है कि यहाँ पे हमने सॉल्वेंट के अमाउंट को भी क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया है। यानी टेम्परेचर भी फिक्स किया है, सॉल्वेंट के अमाउंट को भी फिक्स किया है। उस केस में जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट है वही किसको टर्म करता है? सॉल्युबिलिटी। अब ये जो अमाउंट है ये किस किस टर्म में लिया जा सकता है? ये मास के टर्म में ले सकते हैं, जैसे हमने 2 ग्राम NaCl डिसॉल्व किया। ये हम मोल्स के टर्म में ले सकते हैं, जैसे हमने 2 मोल्स डिसॉल्व किए। इस सॉल्वेंट को या सॉल्वेंट ये सोल्यूट मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन मिला उसको हम ले सकते हैं किसमें? मास के टर्म में। जैसे हमने 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन ले लिया, या फिर
हमने 100 ml ऑफ सोल्यूशन ले लिया तो मास के टर्म में ले सकते हैं, वॉल्यूम के टर्म में ले सकते हैं। इस कारण से सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करने का डिफरेंट स्केल हमें मिलता है, जिसमें हम लोग ग्राम पर मिलीलीटर में भी ले सकते हैं सॉल्युबिलिटी, ग्राम पर लीटर में भी ले सकते हैं, मोल्स पर लीटर में भी ले सकते हैं। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था मोल्स पर लीटर इज टर्म्ड एज मोलारिटी या मोल्स पर लीटर इज टर्म्ड एज फॉर्मालिटी, जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो चलिए, अभी तक हमने ये समझ लिया कि सॉल्युबिलिटी होता क्या है, कितना अमाउंट आप डिसॉल्व कर सकते हैं एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, उसी को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सॉल्युबिलिटी। तो यहां तक कोई आपको दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं, ऊपर टॉपिक लिखा हुआ है सॉलिड इन लिक्विड, तो हम बात करते हैं कि कौन सा सॉलिड सॉल्युबल है और कौन सा सॉलिड सॉल्युबल नहीं है। लेकिन उसके पहले सॉल्युबिलिटी के लिए क्राइटेरिया क्या हो सकता है, कैसे हम पता करें कि कोई चीज सॉल्युबल है या सॉल्युबल नहीं है। तो ये है कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या हुआ, डिसॉल्व हो जाना, और डिसॉल्व होने का मतलब क्या हुआ, दिखाई न पड़ना। अगर लेमन के टर्म में बात करें तो सॉल्युबिलिटी का मतलब हुआ दिखाई न पड़ना। आजकल ये काफी कॉमन वर्ड हो गया है, कई जगह यूज किया जाता है। जैसे कोई आदमी अगर किसी भीड़ में खो गया तो कॉमनली उसे कहा जाता है कि आदमी भीड़ में सॉल्युबल हो गया। सॉल्युबल होने का मतलब लोगों ने उसे ऐसे कवर कर लिया कि अब वो दिखाई नहीं पड़ रहा। अच्छा, अगर वो दिखाई नहीं पड़ रहा, इसका मतलब उसके आसपास लोग हैं, और वो जो लोग हैं उनके रेस्पेक्ट में वो काफी छोटा है। तो अगर हमें किसी चीज को सॉल्युबल बनाना है तो सबसे पहला क्राइटेरिया तो ये है कि हमें उसे छोटा करना होगा। अगर हम लेमन के टर्म में बात करें तो कभी हमने ये नहीं सोचा होगा कि कोई इंडियन ट्रेन कहीं सॉल्युबल हो गया या कहीं गायब हो गया या कहीं खो गया। ऐसा कैसे होता है? स्कूटर है, कार है, ये छोटे छोटे जो हैं आइटम, ये तो सॉल्युबल हो जाते हैं। सॉल्युबल होने का मतलब आपकी गाड़ी चोरी हुई, पता ही नहीं चल रहा, तो वो सॉल्युबल हो गया मार्केट। ये कैसे सॉल्युबल हो जाता है, या वो जो ट्रेन है वो कैसे सॉल्युबल नहीं होता है, जरा इस पे एक बार बात करते हैं। जब हमारी गाड़ी या कार चोरी होता है तो वैसे केस में जो चोर होते हैं वो उसके हर पार्ट को क्या करते हैं, ताकि पता नहीं लगे तो हर पार्ट को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, और ब्रेक डाउन करके उसे मार्केट में उसे अलग अलग जो पार्ट उसने ब्रेक किया है, जिस पार्ट में ब्रेक किया है वैसे सेल कर देते हैं, जिससे कि पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि हमारी गाड़ी कहाँ है। ट्रेन के केस में अगर देखा जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रेन जो है वो काफी बड़ा है और बड़े चीजों को छुपाना या सॉल्युबल करना संभव नहीं है। तो यहां पे अगर हम सॉल्युबिलिटी को इस तरह से रिलेट करें, तो जैसे अगर हम बात करें NaCl की, और हम मान लें कि NaCl का मॉलिक्यूल इतना बड़ा है, तो ये इतना बड़ा मॉलिक्यूल चूंकि इसका साइज बड़ा है, तो अगर ये सॉल्वेंट में डिसॉल्व भी होता है तो हमें दिखाई पड़ेगा, फील करते हैं, ये हमें दिखाई पड़ेगा। और अगर हमें दिखाई पड़ेगा तो हम तो कह नहीं सकते हैं कि ये सॉल्युबल हो। तो सॉल्युबल होने के लिए क्या जरूरी है कि सबसे पहले इसको क्या करें, छोटा करें। छोटा करें तो छोटा करने का मतलब क्या हुआ, इस मॉलिक्यूल को ब्रेक करें। अब ये NaCl जो है, अगर हम इसे ब्रेक करें तो क्या मिलेगा, Na+ और क्या मिलेगा, Cl-। NaCl के रेस्पेक्ट में Na+ और Cl- का साइज छोटा है। अब जब इस छोटे से पार्टिकल को कोई सराउंड करेगा तो उसे देख पाना संभव नहीं होगा, यानी कि अब ये छोटे पार्टिकल क्या हो गए, सॉल्युबल हो गए। तो मेरे कहने का सीधा मतलब ये है कि सॉल्युबिलिटी के लिए जरूरी है कि चीजों को हम क्या करें, छोटा करें। लेकिन क्या हर जगह ऐसा होता है कि हम छोटा करते हैं? अब ग्लूकोज है, वाटर में सॉल्युबल होता है, तो क्या ग्लूकोज में भी ऐसा केस होता है क्या? नहीं। तो ये जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ आयोनिक सॉलिड के सॉल्युबिलिटी के लिए, कि आयोनिक सॉलिड जो होते हैं उन्हें अगर डिसॉल्व करना है तो सबसे पहले हम उसके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करने के बाद सबसे पहले ब्रेक करते हैं। हालांकि हमें अलग से करने की जरूरत नहीं होती है, कैसे ब्रेक होता है वो देखते हैं।
उसके बाद फिर वो जाकर डिसॉल्व होता है। अब इसे ब्रेक करने के लिए क्या करना होगा वो देखते हैं यहाँ पे। NaCl है, ये मिल के बना है, ये मिल के बना है Na प्लस और Cl माइनस, और यही रीजन है कि जब आप इसे ब्रेक करते हैं तो आपको क्या मिलता है, Na प्लस और Cl माइनस। लेकिन Na प्लस और Cl माइनस में अगर देखें तो Na पे पॉजिटिव चार्ज है और Cl पे नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। अगर ये अट्रैक्शन होगा तो अगर हमने इसे ब्रेक भी कर दिया, ब्रेक करके सेपरेट भी कर दिया, तो फिर ये आपस में अट्रैक्शन के कारण से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। लेकिन इसे ब्रेक करने के लिए, चूंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, हम यहाँ पे इन दोनों के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, तो ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि बॉन्ड के फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होता है, जबकि बॉन्ड को अगर ब्रेक करना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो हम इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं और ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करना होगा। जितना एनर्जी प्रोवाइड करके हम बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, उस एनर्जी को कहा जाता है लैटिस एनर्जी। इसके बारे में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे, या आप लोगों ने देखा होगा इसके बारे में। मैं फिर भी थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि जिस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी से 1 मोल क्रिस्टलाइन सॉलिड को आइसोलेटेड गैसेस आयंस में ब्रेक करते हैं, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को कहा जाता है लैटिस एनर्जी, और इसके लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं ये। क्लियर है? बुक्स में उल्टा लिखा हुआ है, बुक्स में लिखा हुआ है Na प्लस, ये कौन से स्टेट में, गैसियस, Cl माइनस, ये कौन से स्टेट में, गैसियस, यहां से क्या मिला, NaCl, ये कौन से स्टेट में है, सॉलिड, और ये सॉलिड क्रिस्टलाइन होता है। तो 1 मोल क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्मेशन के लिए किससे, गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयन से जितना एनर्जी रिलीज होता है, क्योंकि अगर हम इधर जा रहे हैं तो बॉन्ड बन रहा है, और अगर हम इधर जा रहे हैं तो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो इसमें अगर हमें एनर्जी देनी पड़ रही है तो यहां पे एनर्जी क्या होगा, रिलीज। प्लस साइन एनर्जी दे रहे हैं, माइनस साइन एनर्जी रिलीज हो रहा है। लेकिन दोनों ही केस में, चाहे हम देख लें यहाँ पे, तो दोनों ही केस में एनर्जी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, ये हम लोग जानते हैं। तो इसमें एनर्जी रिलीज होगा और ऊपर वाले में एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जितना एनर्जी मिनिमम देना पड़ता है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। ऑब्वियस है कि अगर हमें NaCl के बॉन्ड को ब्रेक करना है तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करना होगा, और इस एनर्जी को क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी। लेकिन कमाल की बात है, जब हम किसी चीज को डिसॉल्व करते हैं तो हम हमेशा उसे गर्म नहीं करते हैं, फिर भी वो उसमें डिसॉल्व हो जाता है। गर्म करें, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है, लेकिन सब्सटेंस है हमारे पास जो बिना गर्म किए हुए उसमें डिसॉल्व हो जाता है, नॉर्मल कंडीशन पे वो डिसॉल्व होते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पे, मैं फिर बता रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ाने पे उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ सकती है या घट सकती है, वो आगे देखेंगे फैक्टर्स में क्या हो सकता है। लेकिन यहां पे देखें तो यहां पे हम इसको डिसॉल्व करने के लिए अलग से एनर्जी नहीं दे रहे, हम उससे हीट नहीं कर रहे हैं, हम उस वेसल को, जिस वेसल में हम सोल्यूशन बना रहे हैं, ये हमारे पास मान लीजिए कि वाटर है, इस वाटर में हम NaCl ऐड कर रहे हैं, तो हम इसे हीट नहीं कर रहे हैं, फिर भी ये सोल्यूबल है। तो ऐसा कैसे हुआ कि जो NaCl है ये किस में ब्रेक हो गया, Na प्लस और Cl माइनस। अब यहां पे हमें एक दूसरा टर्म पढ़ना होता है, इस टर्म को कहा जाता है हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसके लिए सिंबल हम लोग यूज करते हैं H, एंथैल्पी। हमेशा चेंज में हम लोग लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया HY हाइड्रेशन, H फॉर एंथैल्पी, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी चेंज, ये इसके लिए सिंबल हुआ हाइड्रेशन एंथैल्पी चेंज। नाम से क्लियर है कि इसमें सॉल्वेंट हमने क्या लिया है, वाटर लिया है। अगर सॉल्वेंट वाटर लेते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन, और अगर सॉल्वेंट वाटर नहीं लेते हैं तो वैसे केस में उसे कहा जाता है सॉल्वेशन एंथैल्पी या सॉल्वेशन एनर्जी। यहां पे हमने सॉल्वेंट क्या लिया है, वाटर। अगर हमने सॉल्वेंट वाटर लिया है तो हम इसका नाम क्या रखेंगे, हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब ये हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं, फिर इन दोनों को रिलेट करते हैं। हम जानते हैं कि यहां जो सॉल्वेंट हमने लिया है वाटर,
ये वाटर एक पोलर सब्सटेंस है। अभी पोलर का मतलब क्या होगा, केमिकल बॉन्डिंग में हम इसे डिटेल्स में पढ़ते हैं, पर फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं यहाँ पे। पोलर मतलब जिसमें कौन सा नेचर हो, डाइपोल नेचर हो। डाई का मतलब क्या हुआ, दो, पोल यानी यहाँ पे अपोजिट चार्ज से है। तो अगर आप देखें तो एक एंड पे पॉजिटिव है और दूसरे एंड पे क्या है, नेगेटिव। तो वाटर एक डाइपोल है, इसलिए वाटर को क्या मानते हैं, पोलर। वाटर एक परमानेंट डाइपोल है, इसलिए वाटर को क्या मानते हैं, पोलर। तो यहाँ पे वाटर एक पोलर है, और जब NaCl Na+ और Cl- में ब्रेक करेगा तो ऑब्वियस है कि जो NaCl में Na+ और Cl- है, इस Na+ को वाटर का, चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वाटर का कौन सा पार्ट इसके तरफ अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पार्ट। तो वाटर का नेगेटिव पार्ट इसके तरफ आके चारों तरफ से क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। और आपको पता है बेटे, केमिस्ट्री में अट्रैक्शन वो कहा जाता है बॉन्ड फॉर्मेशन। तो वाटर एक डाइपोल है। तो यहां पे चारों तरफ से इसको कौन सराउंड कर लिया, चारों तरफ से यहां पे किसने सराउंड कर लिया, वाटर। तो जब सराउंड करेगा, इसका मतलब इनके बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। अट्रैक्शन फोर्स को क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। तो क्या इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। बॉन्ड के फॉर्मेशन में मैंने आपको पहले बताया कि बॉन्ड के फॉर्मेशन में हमेशा क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। तो इसका मतलब यहां भी एनर्जी रिलीज होगा, और इसी रिलीज एनर्जी को क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी। अच्छा, अगर Na+ को इसके नेगेटिव चार्ज ने सराउंड किया है, तो यहां जो Cl- है, ये जो Cl- है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, इसको वाटर का कौन सा पार्ट सराउंड करेगा, क्या इसको वाटर का पॉजिटिव पार्ट सराउंड करेगा। तो यहां पे क्या हुआ, प्लस। इस तरह से देखें तो यहाँ पे दोनों के दोनों आयंस जो हैं, ये दोनों के दोनों आयंस हाइड्रेट हुए, और इन दोनों आयंस का हाइड्रेट यानी कि एक मोल सब्सटेंस को हाइड्रेट होने में जितना एनर्जी रिलीज हुआ, उस एनर्जी को हमने क्या नाम दे दिया, हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो दो टर्म हमने यहाँ पे पढ़ा, एक पढ़ा लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी, और दूसरा हमने पढ़ा हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब हम इसे आपस में कोरिलेट करते हैं कि ये कैसे होता है और इसको कैसे कोरिलेट किया जाए। ध्यान से देखना आपको, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कभी नहीं याद करना पड़ेगा, और अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से बार बार देखें इसे, और ऐसा करें जिससे कि आपको रटना नहीं पड़े, क्योंकि हमारा मोटो है हम इस स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं जिससे कि आपको दोबारा कोई दिक्कत नहीं हो। वैसे आपके पास इतना टाइम है कि आप बार बार लेक्चर को सुन सकते हैं, लेक्चर को विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि ये इनके बीच में क्या रिलेशन होता होगा। U क्या है, लैटिस एंथैल्पी। डेल्टा H YH ये क्या है, हाइड्रेशन एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी का मतलब क्या हुआ, हमें एनर्जी देना पड़ रहा है। हाइड्रेशन एंथैल्पी का मतलब क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुआ। अब यहां नोटिस करते हैं, यहां देखते हैं, जब हमने वाटर में सल्यूट ऐड किया, जब हमने वाटर में सल्यूट, हमने NaCl यहां पे लिया है, सल्यूट ऐड किया, तो वैसे केस में ये जो सल्यूट है उनको हाइड्रेशन तो मिला नहीं। हाइड्रेशन तो तब मिलेगा जब ये सल्यूट आयंस में ब्रेक होगा। ध्यान दें, जब तक ये आयंस में ब्रेक नहीं होगा ये अट्रैक्शन नहीं होगा। ये अट्रैक्शन का नाम क्या है बेटो, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस। मतलब ये डाइपोल है और ये क्या है, चार्ज यानी आयन। तो ये जो फोर्स यहां पर लगेगा, इस फोर्स को कहा जाता है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। फिर से देखें यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, ये एक डाइपोल है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम क्या होगा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन के लिए जरूरी क्या है कि जो NaCl है ये किस में ब्रेक हो जाए, NaCl सॉलिड जो है ये किस में ब्रेक हो जाए, Na+ और Cl- में। पर मैंने आपसे पहले कहा है कि हम इस सॉल्यूशन को हीट नहीं कर रहे। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि अपने आप ब्रेक हो गए। ध्यान दें, जब आप किसी वेसल में NaCl नमक ऐड करते हैं तो ऑब्वियस है ऐसा तो नहीं होता होगा कि आप नमक चिटके में लिया और बिल्कुल नीचे जाके छोड़ दिया।
आप क्या करते हैं, एक स्पून लेते हैं, यहां से आपने इसमें नमक ऐड किया, ऐड करने से उसको एक एनर्जी मिल जाता है, क्योंकि जब ये यहां से फॉल होगा तो उसको एक एनर्जी मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी, जो यहाँ पे, यहां से जो पोटेंशियल एनर्जी जो है यहाँ पे इस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, इसके कारण से ये जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स है और ये जो सल्यूट यहाँ पे आप ऐड कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में कॉलिजन होता है, और इस कॉलिजन के कारण से मान लीजिए कि एक भी मॉलिक्यूल NaCl का ब्रेक हो गया, तो जैसे ये ब्रेक होगा उसी केस में वाटर उन आयंस पे अटैक कर देगा, और जब अटैक करेगा तो फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो अगर एक मॉलिक्यूल, किसी तरह से एक मॉलिक्यूल ब्रेक हो गया, जितना एनर्जी इससे मिला उस एनर्जी से अगर किसी तरह से एक मॉलिक्यूल भी ब्रेक हो गया, तो अब यहां पे रोल शुरू हो जाता है किसका, हाइड्रेशन एंथैल्पी का। ये हाइड्रेशन एंथैल्पी अब क्या करता है, अब ये हाइड्रेशन एंथैल्पी जो रिलीज हो रहा है, अब ये फिर से जितने भी NaCl के मॉलिक्यूल्स हैं उनको क्या करता है, ब्रेक करता है। यानी सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑफ NaCl को ब्रेक होने तक प्रॉब्लम है, उसके बाद जैसे ये ब्रेक होता है, ये रिएक्शन, ये जो रिएक्शन यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो इंटरेक्शन हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है और इसके कारण से सब्सटेंस डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। सोचिए क्या होगा अगर ये NaCl के बीच में, या ये जो आपने सल्यूट ऐड किया है, उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, जिसको हम डिफाइन किस टर्म में कर रहे हैं, लैटिस एंथैल्पी के टर्म में कर रहे हैं, वो इतना ज्यादा हो कि ये वाला हाइड्रेशन एंथैल्पी इसको ब्रेक नहीं कर पाए, तो क्या एक मॉलिक्यूल के ब्रेक होने से ऐसा कुछ हो जाएगा? नहीं। 2-4 मॉलिक्यूल हो सकता है, थोड़ा सा हो सकता है उसमें सॉल्युबल हो जाए, क्या बाकी उसमें डिसॉल्व होगा? नहीं। हो सकता है कि एक आध हो जिसको हम लोग नेग्लेक्ट कर दें, तो क्या हो गया, इनसॉल्युबल। तो जरूरी क्या है कि ये जो लैटिस एंथैल्पी है, ये लैटिस एंथैल्पी को ओवरटेक कौन कर रहा है, हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसका वैल्यू इतना ज्यादा हो कि इस लैटिस एंथैल्पी को ब्रेक डाउन कर दे या लैटिस को ब्रेक कर दे, तो वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, सॉल्युबल। तो यहाँ पे कंडीशन की बात करें तो मैं लिख देता हूं, हाइड्रेशन एंथैल्पी अगर ग्रेटर देन लैटिस एंथैल्पी है, तो ऐसे केस में जो सब्सटेंस होगा वो क्या होगा, सॉल्युबल। अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी लेस देन लैटिस एंथैल्पी है, तो क्या होगा, इनसॉल्युबल। इन दोनों के अलावा एक तीसरा केस भी तो हो सकता है, जब क्या हो, हाइड्रेशन एंथैल्पी का वैल्यू किसके बराबर हो, लैटिस एंथैल्पी के। तो वैसे केस में जो सब्सटेंस होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्पिरेंटली सॉल्युबल। तो हम लोगों ने रिलेट कर लिया कैसे सॉल्युबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी के केस में। सॉल्वेंट अगर वाटर के अलावा कुछ और हो, तो वैसे केस में उसका नाम होता है सॉल्वेशन एनर्जी। और उस सॉल्वेशन एनर्जी के लिए क्या कहीं कुछ हो सकता है, मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है बेटा, आगे अब आप देखते हैं solubility of aspiringly soluble salt। ध्यान से देखेंगे, लास्ट लेक्चर को मैं थोड़ा सा कोरिलेट कर रहा हूं। और देखिए, ये एक सॉल्वेंट है और ये सॉल्वेंट वाटर है। इस सॉल्वेंट में हमने ऐड किया NaCl। सॉल्वेंट हमने लिया है 500 ml। मान लेते हैं कि ये हमने लिया है 5 ग्राम। ये 5 ग्राम NaCl जो है इसमें पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाएगा।
अच्छा, अगर डिजोल्व हो गया तो सोल्यूशन में NaCl मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो सोल्यूशन में NaCl नहीं मिला, इसका मतलब हम NaCl की मोलारिटी सोल्यूशन में नहीं बता सकते हैं। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। फिर से मैं आपको रिकॉल करा दूं, हमने 5 ग्राम NaCl लिया, किसमें लिया? 500 ml वाटर में लिया है। जब हम इसमें डिजोल्व करेंगे तो टोटली डिजोल्व हो जाएगा। अब सोल्यूशन में NaCl नहीं होगा। अगर NaCl नहीं है तो इसका मतलब हम लोग NaCl का मोलारिटी सोल्यूशन में नहीं बता सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने वहां पे टर्म यूज किया था फॉर्मालिटी, यानी कि फॉर्मूला यूनिट, फॉर्मूला मोल्स कितना हो सकता है, फॉर्मूला मोल्स 1 लीटर में कितना हो सकता है, उसको हम लोगों ने फॉर्मालिटी कहा। लेकिन जरा सोचिए, यहां पे क्या लिखा है? एस्पिरिंगली सोल्यूबल। एस्पिरिंगली सोल्यूबल का मतलब क्या हुआ? सपोज करें ये एक वेसल है और इस वेसल में हमने सॉल्वेंट वाटर ही लिया है, सॉल्वेंट हमने लिया है वाटर, ठीक है बेटा। अब इस वाटर सॉल्वेंट में अगर हम यहां पे CuS कॉपर सल्फाइड, CuS कॉपर सल्फाइड ऐड करें तो आपको पता है कि ये कॉपर सल्फाइड जो है, ये कॉपर सल्फाइड एस्पायरिंगली सोल्यूबल है, यानी कि हम जितना अमाउंट इसमें डिसॉल्व करेंगे ये पूरा का पूरा इसमें डिसॉल्व नहीं होगा, ये पूरा का पूरा इसके अंदर सोल्यूबल नहीं होगा। पूरा का पूरा सोल्यूबल नहीं होने के कारण से इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एस्पिरिंगली सोल्यूबल। अच्छा, जितना डिसॉल्व हो जाएगा, ध्यान से सुनना है, आपको सुनना है, रिलेट करना है। अगर कोई दिक्कत है मुझे बताना है। आपने CuS इसमें डिसॉल्व किया, जितना CuS इसमें डिसॉल्व हो गया, जितना कॉपर सल्फाइड इसके अंदर डिसॉल्व हो गया, आपने जो डाला यहां पे, तो सारा का सारा डिसॉल्व नहीं हुआ, कुछ जाके क्या हो गया? सेटल डाउन हो गया, यहां पे बैठ गया, लेकिन कुछ इसमें डिसॉल्व हो गया। जो डिसॉल्व हुआ क्या वो आयंस में ब्रेक किया होगा? यस। जो डिसॉल्व हुआ होगा उतना ही आयंस में ब्रेक किया होगा, और जितना आयंस में ब्रेक किया होगा क्या वही इस सोल्यूशन के मोलारिटी को डिफाइन करेगा? यस। तो इस सोल्यूशन का जो मोलारिटी है उसको हम लोग रिलेट करते हैं किस टर्म में? सॉल्युबिलिटी के टर्म में। एक बार फिर से समझने का प्रयास करें, मैं कहना क्या चाहता हूं, क्या बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए कि आपको फाइंड आउट करना है, यहां पे क्या निकालना था? NaCl का मोलारिटी निकालना था सोल्यूशन में, जो पॉसिबल नहीं था। अगर आपसे कोई कहता है कि NaCl की मोलारिटी सोल्यूशन में निकाला, तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि NaCl सोल्यूशन में आप देखेंगे कि NaCl सोल्यूशन में है ही नहीं। लेकिन ये जो कॉपर सल्फाइड है ये सोल्यूशन में होगा, और अगर ये सोल्यूशन में है और आपसे कहा जा रहा है कि इस सोल्यूशन का, यानी कॉपर सल्फाइड सोल्यूशन का, ध्यान दें ये तो सेटल डाउन है, ये सोल्यूशन के अंदर नहीं है, सोल्यूशन के इनसाइड बैठा हुआ है। तो जो कॉपर सल्फाइड जो इसके अंदर डिसॉल्व है, अगर आपसे उसका सॉल्युबिलिटी पूछा जाए तो जितना डिसॉल्व, जितना सॉल्युबल है वो किसके करस्पॉन्डिंग होगा? मोलारिटी के करस्पॉन्डिंग होगा। यानी कि कॉपर सल्फाइड का अगर आपसे मोलारिटी इस सोल्यूशन में पूछा जाए तो आप सॉल्युबिलिटी के टर्म में बता सकते हैं। ठीक है बेटा, मुझे लगता है आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप एक बार फिर से कोरिलेट करें इसे। हमने कॉपर सल्फाइड इसके अंदर डाला, कॉपर सल्फाइड एस्पायरिंगली सोल्यूबल है, तो हमने जितना डाला उसमें से कुछ सोल्यूबल हुआ और कुछ जो सोल्यूबल हुआ वो किस में ब्रेक हो गया? आयंस में। जो आयंस में ब्रेक हो गया वो क्या प्रोवाइड करते हैं? आयनिक प्रोडक्ट। अब ये आयनिक प्रोडक्ट आयंस जो डिसॉल्व है और जो डिसॉल्व नहीं है, इनके बीच में इक्विलिब्रियम होगा। उस इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग टर्म नाम देते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन के केस में जो हम लोग यूज करते हैं वो होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या निकालते हैं? सॉल्युबिलिटी, या सॉल्युबिलिटी के करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या निकालते हैं? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो जो डिसॉल्व हो गया वही किसको डिफाइन करता है? मोलारिटी को। यानी यहां पे अगर मैं बात करूं तो मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन जो होगा ये हो जाएगा सॉल्युबिलिटी के बराबर। यानी जितना डिसॉल्व हो गया वो सोल्यूशन का पार्ट है। सोल्यूशन का मतलब वो मैंने आपको बताया था होमोजेनियस मिक्सचर। तो जो डिसॉल्व हो गया होमोजेनियस है, ये डिसॉल्व नहीं हुआ ये हेटेरोजेनियस का पार्ट है। तो जो डिसॉल्व हो गया वो क्या हो गया? सॉल्युबिलिटी। और यही सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा? मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे मोलारिटी फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि पूरा का पूरा डिसॉल्व हो गया था। तो जब NaCl रहेगा ही नहीं तो हम उसकी मोलारिटी बता नहीं सकते। यहाँ पे CuS है इसलिए हम इसकी मोलारिटी बता सकते हैं। एक सवाल है NCERT में दिया हुआ, आप इसे देखें।
if the solubility product of copper sulfide is 6 into 10 power minus 16, find maximum molarity of ध्यान से देखें, यहां लिखा हुआ मैक्सिमम मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मैंने आपको क्या बताया, जो डिसॉल्व हो जाएगा वो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी, और जो डिसॉल्व होगा वही किसको बताएगा, मोलारिटी को बताएगा। क्योंकि मोलारिटी का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन का अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, होमोजेनियस पार्ट। तो होमोजेनियस का मतलब क्या हुआ, जो डिसॉल्व है। तो जो डिसॉल्व पार्ट के करेस्पॉन्डिंग सॉल्युबिलिटी होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। कैसे फाइंड आउट करेंगे, कॉपर सल्फाइड सॉलिड स्टेट में, सॉल्वेंट हमने क्या लिया है, वाटर। यहां पे डिसॉल्व होके क्या दिया, CO2 प्लस, और क्या देगा, H2 माइनस। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसके इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलते हैं, KSP। और KSP की बात करें तो ये क्या होगा, CO2 प्लस, और क्या मिला, H2 माइनस। अगर हम यहाँ पे सॉल्युबिलिटी S मान लें, इज S मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। यहां पे ध्यान दें, मोल्स पर लीटर का मतलब क्या हुआ, मोलारिटी। S मोल्स पर लीटर, तो इसका कितना मिलेगा, S, और इसका भी कितना मिलेगा, S। तो क्या ये S इंटू S, और केस भी दिया हुआ 6 इंटू 10 पावर माइनस 16। तो ये जो S स्क्वायर हो गया 6 इंटू 10 पावर माइनस 16 हुआ, इससे S इज इक्वल टू निकल जाएगा, ये वैल्यू होगा √6 करें तो ये हो जाएगा 4 समथिंग इंटू 10 पावर माइनस 8। ये सॉल्युबिलिटी है, और यही सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, दिस S विल बी मैक्सिमम मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। और ये मैक्सिमम मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 2.4 इंटू 10 पावर माइनस 8। आई थिंक आप लोग मेरी बात को समझ रहे हो। अब आपने समझ लिया कि हम लोग सॉल्युबिलिटी को मैक्सिमम मोलारिटी में, मैक्सिमम मोलारिटी को सॉल्युबिलिटी में कैसे देखते हैं। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहां पे हम लोगों ने देख लिया कि सॉल्यूशन बनाने के लिए क्राइटेरिया क्या हो सकता है, कब सॉल्यूशन बनेगा, आयनिक अगर सॉलिड है उसका आपको सॉल्यूशन बनाना है तो क्या कंडीशन हो सकता है। उसके बाद हम लोग अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। हम लोगों ने सॉल्यूशन को पहले भी ये पहले भी क्लासिफाई किया है, पहले भी इसका टाइप्स हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, लेकिन चूंकि हमने सॉल्युबिलिटी नहीं देखा था, सॉल्युबिलिटी के बारे में पता नहीं था, इसलिए हम इस टर्म को यहाँ पे लेट कर रहे हैं। और इसे जानने के लिए 2 टर्म आपको जानना होगा। फर्स्ट टर्म जो है ये है डिसोल्यूशन, सेकेंड टर्म जो है ये है क्रिस्टलाइजेशन। डिसोल्यूशन और दूसरा जो टर्म है वो क्या है, क्रिस्टलाइजेशन। डिसोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, जब आप सॉल्यूट सॉल्वेंट पे ऐड करते हैं तो उसमें डिसॉल्व होता है, डिसोल्यूशन यानी डिसॉल्व हो जाता है। अच्छा, जब डिसॉल्व होगा तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। तो सॉल्यूट का डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन का बढ़ा देना, उसी को क्या बोला जाता है, डिसोल्यूशन। यानी यहाँ अनडिसॉल्व सॉलिड जो होता है, सॉल्यूट जो होता है वो किसमें चेंज होता है, डिसॉल्व सॉल्यूट। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे अनडिसॉल्व चेंजेज इनटू तो जहां पे अनडिसॉल्व सॉल्यूट डिसॉल्व सॉल्यूट में चेंज हो और इससे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। यानी सॉल्यूशन के अंदर चले जा।
और जब सोल्यूशन के अंदर जाएगा तो ऐसे केस में सोल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, यानी डिसोल्यूशन के कारण से सोल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ता है। अगला जो टर्म है वो है क्रिस्टलाइजेशन। सबसे पहले इसको एक बार फिर से देखते हैं। जब आप सोल्यूट ऐड करेंगे तो सोल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा। देखिए, सोल्यूशन में डिसॉल्व होने का एक लिमिट होगा। अगर उस लिमिट से ज्यादा सोल्यूट आप ऐड करेंगे तो फिर क्या होगा, जो सोल्यूट आपने उसमें डिसॉल्व किया है और जो सोल्यूट एक्स्ट्रा आप ऐड कर रहे हैं ये फिर से कोलाइड करेंगे और कोलाइड करके क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। तो डिसॉल्व सोल्यूट से अनडिसॉल्व सोल्यूट में चेंज होने को बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन। तो यहां पे बात करें तो यहां पे क्या हो गया, डिसॉल्व सोल्यूट ये किस में चेंज कर रहा है, अनडिसॉल्व डिसॉल्व सोल्यूट चेंज हो रहा है अनडिसॉल्व में। इसका मतलब दोनों एक दूसरे का क्या है, उल्टा है। इसमें अनडिसॉल्व किस में चेंज हो रहा है, डिसॉल्व सोल्यूट। यहाँ पे डिसॉल्व सोल्यूट किस में चेंज हो रहा है, अनडिसॉल्व। होता क्या है आप एक बार देखें, जैसे आपके पास कोई सॉल्वेंट है, ये कोई सॉल्वेंट है और आपने इसमें सोल्यूट ऐड किया। सोल्यूट ऐड करने पे क्या होगा कि इसमें जो सोल्यूट है इसमें कुछ सोल्यूट तो क्रिस्टलाइज हो रहा है और कुछ सोल्यूट डिसॉल्व हो रहा है। देखिए, बिगिनिंग में क्या होता है कि जो डिसॉल्व होने का, जो सोल्यूट डिसॉल्व होता है उसका रेट ज्यादा होता है और जो क्रिस्टलाइज होता है उसका रेट कम होता है। ये जो सोल्यूट है ये डिसॉल्व हो रहा है, ये जो आप देख रहे हैं ये डिसॉल्व हो रहा है, और ये जो है नीचे जो एरो हमने दिखाया हुआ है ये जो है ये हो रहा है क्रिस्टलाइज। तो बिगिनिंग में किसका रेट ज्यादा है, डिसॉल्व होने का रेट ज्यादा है, क्रिस्टलाइज होने का रेट कम। इसका मतलब एक ऐसा टाइम आता होगा जब इन दोनों का रेट क्या हो जाता होगा, बराबर हो जाता होगा। उस स्टेट को कहा जाता है सैचुरेटेड स्टेट। वो जो स्टेट हमें मिलता है उसे कहा जाता है सैचुरेटेड स्टेट, और वो जो सोल्यूशन होता है उसे कहा जाता है सैचुरेटेड सोल्यूशन। आप इजीली समझ गए। जिस स्टेट पे रेट ऑफ डिसोल्यूशन किसके बराबर हो जाए, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बराबर हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड स्टेट। और जो सोल्यूशन उस स्टेट में मिलता है उसे क्या बोला जाता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो यहां पे हमें तीसरा टर्म भी यही इसी के साथ मिला, या फिर हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं सोल्यूशन, जिसे हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले को कहा जाता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, दूसरे को कहा जाता है सैचुरेटेड सोल्यूशन, आप ध्यान से देखेंगे सोल्यूशन को हमने 3 पार्ट में, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन हमने पहले लिखा हुआ ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, जिसमें हमने 2 टर्म आपको बताया, डिसोल्यूशन क्या हो सकता है, क्रिस्टलाइजेशन क्या हो सकता है। होता ये दोनों एक साथ हैं, और दोनों एक साथ होने के कारण से डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों एक साथ होने के कारण से पहले हमें ये देखना होता है कि किसका रेट ज्यादा और किसका रेट कम है। बिगिनिंग में डिसोल्यूशन का रेट ज्यादा होता है, क्रिस्टलाइजेशन का रेट कम होता है, लेकिन इक्विलिब्रियम में क्रिस्टलाइजेशन का रेट ज्यादा हो जाता है और डिसोल्यूशन, इक्विलिब्रियम में क्रिस्टलाइजेशन और डिसोल्यूशन दोनों का रेट बराबर हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि वो स्टेट जो आया नहीं है, यानी कि जहां पे डिसोल्यूशन का रेट क्रिस्टलाइजेशन के रेट के बराबर नहीं हुआ है, उसके पहले का जो स्टेट है जिसमें हम सोल्यूट ऐड करते चले जा रहे हैं, यानी जिसमें और ज्यादा सोल्यूट ऐड कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब हुआ जिसमें और ज्यादा सोल्यूट ऐड कर सकते हो। तो यहां पे मैं लिख देता हूं मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी एडेड। जहां पे और ज्यादा सोल्यूट ऐड कर सकते हो उस सोल्यूशन को क्या बोलते हैं बच्चों, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। इस स्टेट में क्या होता है, डिसोल्यूशन का रेट ज्यादा होता है और क्रिस्टलाइजेशन का रेट कम होता है। सैचुरेटेड सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो यहां पे वो स्टेट है जब दोनों का रेट बराबर हो गया। इसका मतलब क्या और ज्यादा डिसॉल्व होगा, हम इसमें डालें
जितना डिजॉल्व हुआ उतना ही क्रिस्टलाइज हुआ। इसका मतलब अब इक्विलिब्रियम आ चुका है, और अगर इक्विलिब्रियम आ चुका है तो हमें कैसा फील होगा कि इसमें डिजॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है, इसमें डिजॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम। आपने इक्विलिब्रियम में देखा है कि जहां पर रिएक्शन प्रोसीड करते रहता है लेकिन हमें ऐसा फील होता है कि रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर रहा है, उस इक्विलिब्रियम स्टेज को कहा जाता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो यहां भी जो स्टेट आया हुआ है इस स्टेट को बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, और जो सोल्यूशन उससे मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो यहां पे क्या हुआ बच्चों, नो मोर अमाउंट of solute can be added at given temperature, यानी जो टेम्परेचर दिया हुआ है उस टेम्परेचर पे और ज्यादा अमाउंट ऐड नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये मैक्सिमम अमाउंट होता है, और ये किस पे होता है, इक्विलिब्रियम पे। इसलिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टी होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। इसके बारे में आपने देख लिया। यहाँ पे अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन में इंपॉर्टेंट बात करें तो हमने क्या देख लिया, डिजॉल्व सॉल्यूट और अनडिजॉल्व सॉल्यूट दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलिए मैं इस पॉइंट को नोट भी कर देता हूं। फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन dissolved solute will be in equilibrium with undissolved तो जहां पर डिजॉल्व सॉल्यूट और अनडिजॉल्व सॉल्यूट दोनों का अमाउंट बराबर हो जाए तो जो इक्विलिब्रियम अटेन हो गया उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। शब्दों पर ध्यान दें, अनसैचुरेटेड यानी और ज्यादा ऐड कर सकते हैं, अनसैचुरेशन है। सैचुरेटेड यानी कि सैचुरेशन आ चुका है, अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर यहां देखें तो क्या लिखा है, सुपर सैचुरेटेड। इसका मतलब सैचुरेटेड से भी ऊपर इज कॉल्ड सुपर, सुपर सैचुरेटेड। तो ये जो सुपर सैचुरेटेड है इसमें क्या होता है, इससे ज्यादा सॉल्यूट तो ऐड कर नहीं सकते। तो इसमें होता क्या है कि सॉल्यूशन को धोखा दिया जाता है। अब धोखा कैसे देते हैं, जैसे मान लीजिए कि उसमें हमें 10 ग्राम सॉल्यूट मैक्सिमम ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा दिया। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, क्या हम उसमें और ज्यादा सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे इसे पुल करके उसी स्टेज पे पहुंचा दिया गया। तो क्या हमने सॉल्यूशन को धोखा ही तो दिया। पहले हमने उसे हीट किया, हीट करने से डिजॉल्व 2 ग्राम, मान लीजिए 10 ग्राम पहले था, 2 ग्राम और डिजॉल्व कर दिया, 12 ग्राम हो गया। फिर हमने उसी स्टेज में ला दिया, तो क्या धोखा ही तो दिया हमने। तो यहां पे सुपर सैचुरेटेड का मतलब हुआ कि जहां पे डिजॉल्व सॉल्यूट का अमाउंट, जहां पे अगर देखें तो डिजॉल्व सॉल्यूट का अमाउंट सैचुरेटेड से ज्यादा हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड। तो यहां पे हुआ, मैं लिख देता हूं बेटे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved is more than saturated, जिसमें सैचुरेटेड से क्या हो, ज्यादा। मैं आपको बता दूं, इस तरह के सॉल्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ज्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व करना होता है, तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले उसे हीट करते हैं। फिर चूंकि सॉल्यूशन जिस कंडीशन पे होता है उसी कंडीशन पे डिफाइन होता है, तो फिर से हम लोग इनिशियल कंडीशन को मेंटेन कर लेते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ाया है तो टेम्परेचर को कूल डाउन करते हैं, और वहां टेम्परेचर हमने मेंटेन कर लिया, तो जो सोल्यूशन हमें मिला उससे हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड। ध्यान दो, सुपर सैचुरेटेड, सैचुरेटेड से आगे है, तो क्या ऐसा सोल्यूशन स्टेबल होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर हम किसी को धोखा देते हैं तो हमारा रिजल्ट, आउटपुट अच्छा तो नहीं हो सकता है ना। तो यहां हमने किसी को धोखा दिया है,
हमने इसको धोखा दिया, इसे धोखे से इसमें ज्यादा डिजोल्व किया है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होता होगा ये अनस्टेबल होता होगा। तो ये ध्यान रखना है कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर अनस्टेबल। अब यहां पे एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आपने डिजोल्व तो ज्यादा कर दिया, लेकिन अगर आप उसमें थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये अनस्टेबल होता है, तो थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो फिर से जो आपने एक्स्ट्रा अमाउंट उसमें डिजोल्व किया है वो फिर से क्रिस्टलाइज हो जाएगा। जैसे 10 ग्राम आपने सोल्यूट डिजोल्व किया है, किसके लिए, सैचुरेटेड के लिए, और 2 ग्राम आपने एक्स्ट्रा डिजोल्व कर दिया और उसे क्या बना दिया, सुपर सैचुरेटेड। तो अगर सोल्यूशन को किसी तरह से, अगर एक सिंगल बीट मॉलिक्यूल सोल्यूट का ऐड किया आपने और किसी तरह से उसे डिस्टर्ब किया, तो जो 2 ग्राम इसमें डिजोल्व हुआ है फिर से वो किस में चला जाएगा, क्रिस्टल फॉर्म में चला जाएगा। लेकिन वो 2 ग्राम कौन होगा, ये वही नहीं होगा जो आपने सैचुरेटेड के बाद ऐड किया है। जैसे मान लीजिए कि पहले ये इतना ग्राम आपने इसमें डिजोल्व किया था और ये जो है ये इसके साथ सुपर सैचुरेटेड यहां पे बनाया है, ये मॉलिक्यूल इसके साथ सुपर सैचुरेटेड बनाया है, ये यहां पे है, यहां पे है, ये यहां पे, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करता हूं। तो ये जो इनसॉल्युबल है, क्योंकि आपने सैचुरेटेड तो बना दिया है, ये जो आप ऐड कर रहे हैं जो इसमें इनसॉल्युबल है, जो यहां पे जाके क्रिस्टल का फॉर्मेशन करने वाला है, वहीं इसमें क्रिस्टलाइज नहीं होगा, वहीं 2 ग्राम इनसॉल्युबल नहीं होगा। हो सकता है कि ये जो 2 ग्राम है ये इसमें डिजोल्व हो जाए और यहां से जो डिजोल्व है वो क्या हो जाए, क्रिस्टलाइन फॉर्म में चेंज कर जाए या अनडिजोल्व हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिजोल्व सोल्यूट है वो अनडिजोल्व में चेंज होता है और जो अनडिजोल्व सोल्यूट है वो डिजोल्व में चेंज होगा। इसीलिए ये जो प्रॉपर्टी जो आप देख रहे हैं ये प्रॉपर्टी होता है इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टी होता है, और इसमें जो इक्विलिब्रियम होता है वो डायनेमिक होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो टर्म हो सकता है वो समझ लिया, यहाँ टाइप्स ऑफ सोल्यूशन जो हो सकता है वो भी समझ लिया। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, और ये है फैक्टर्स की बात करते हैं। ये लिखा है फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of solid in सोल्यूट। ऐड किया है किसमें, सॉल्वेंट में। हमारे पास पहले से क्या है, सॉल्वेंट, इसमें क्या ऐड किया, सोल्यूट, इससे हमारा क्या मिला, सॉल्यूशन। बात कर रहे हैं किसकी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। तो सोल्यूट सॉल्वेंट में ऐड किया है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिला है। इसके स्टेट की बात करें तो ये सॉलिड है, ये लिक्विड है। जो सॉल्यूशन मिलेगा, चूंकि ये लिक्विड सॉल्यूशन है तो ये जो स्टेट मिलने वाला है ये क्या है, लिक्विड। सॉल्वेबिलिटी के बारे में मैंने कहा था कि सॉल्वेबिलिटी का मतलब होता है कि जो सोल्यूट है वो पहले ब्रेक हो। अगर आयनिक सोल्यूट है तो ये किसमें ब्रेक हो, आयंस में ब्रेक हो। लेकिन अगर कोई पोलर सोल्यूट है, अगर कोई पोलर सोल्यूट है या कोई ऐसा सोल्यूट है जैसे ये आपके पास ग्लूकोज है, ये एक आयनिक सोल्यूट नहीं है, तो यहाँ पे अगर सॉल्वेबिलिटी की बात करें तो ग्लूकोज और ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। यहाँ तो इनके आयंस के बीच में अट्रैक्शन है, यहाँ ग्लूकोज और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होगा। वो जो अट्रैक्शन है उसे सोल्यूट अट्रैक्शन कहेंगे। वैसे ही सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो जब आप डिसॉल्व करेंगे तो ये दोनों तरह के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिस्टर्ब होंगे। पहले इसका जो अट्रैक्शन फोर्स है वो डिस्टर्ब होगा और इसका अट्रैक्शन फोर्स डिस्टर्ब होगा। तो यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये ब्रेक होगा। और सॉल्वेंट अगर वाटर लिया है, ये वाटर है और ये भी वाटर है, तो ये भी ब्रेक होगा। और यहाँ जो ग्लूकोज और ग्लूकोज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये भी डिस्टर्ब होगा। जब ये डिस्टर्ब होगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा,
तो अब इनके और इनके बीच में अट्रैक्शन होगा जिसे कहा जाता है सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन। पहले ये अट्रैक्शन जो है ये है सॉल्यूट सॉल्यूट अट्रैक्शन। ये जो अट्रैक्शन आप देख रहे हैं इसमें सॉल्वेंट है तो इसे कहेंगे सॉल्वेंट सॉल्वेंट अट्रैक्शन। लेकिन जब इन दोनों के बीच में ब्रेकिंग होगा, जब ये दोनों ब्रेक हो जाएंगे तो उसके बाद से ये हो जाएगा C6H12O6 और यहाँ पे ये वाटर है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। इस अट्रैक्शन को कहते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन। ठीक है बेटा, सिंपल है, इसमें तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच में तो सॉल्यूट सॉल्यूट अट्रैक्शन कहेंगे, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच में सॉल्वेंट सॉल्वेंट अट्रैक्शन कहेंगे। नया बॉन्ड बने, जरूरी है कि पुराने बॉन्ड ब्रेक होंगे, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये पुराना बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर उसके बाद नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब प्रॉब्लम क्या है, मान लो ये वाला जो पुराना बॉन्ड है, ये वाला पुराना बॉन्ड है, ये ब्रेक हो रहा है और ये नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर ये नया बॉन्ड वीकर होगा तो क्या होगा? सोचो, अगर ये बॉन्ड वीकर है तो क्या होगा? तो क्या फिर से ये पहले जैसे स्टेज में आ जाएगा? आपको पता है बॉन्ड के फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होता है और बॉन्ड के ब्रेकिंग में एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये बॉन्ड ब्रेक करने में हमें एनर्जी देना पड़ रहा है, ये जो बॉन्ड बनेगा इसमें एनर्जी रिलीज होगा। लेकिन सिस्टम का एनर्जी जितना ही ज्यादा रिलीज होता है, स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होता है। तो अगर ये बॉन्ड वीकर है तो फिर से वो एनर्जी रिलीज करने के लिए क्या करेगा? वो फिर से स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा, यानी कि फिर से जो सॉल्यूट और सॉल्यूट है आपस में कंबाइन करेंगे और सॉल्वेंट आपस में कंबाइन करेंगे। इसका मतलब वो जो स्टेज होगा वो सॉल्युबल का नहीं होगा, किसका होगा? इनसॉल्युबल। तो जरूरी क्या है, ये जो फैक्टर्स है उसके लिए जरूरी है कि ये जो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन एक जैसे होने चाहिए। अगर एक जैसा भी है तो फिर इसको कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ और इसका स्ट्रेंथ अगर बराबर है तब भी वो सब्सटेंस सॉल्युबल होगा। तो सॉल्वेबिलिटी के लिए क्या, पहला अगर हम फैक्टर की बात करें तो इसमें पहला फैक्टर जो आता है ये है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। आई थिंक आप समझ रहे हो, मैंने आपको अभी बताया। डिसॉल्व हो जरूरी क्या है, जैसा इसका नेचर होना चाहिए वैसा ही इसका भी नेचर होना चाहिए। तभी तो इसके बारे में जनरल क्या कहा गया है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। सिंपल है बेटा, जो जैसा होता है उसको दोस्त भी वैसा ही मिल जाता है। और दोस्ती भी उन्हीं लोगों के बीच में होती है जिनका नेचर एक जैसा होता है। तो क्या लिखा है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसका मतलब ये है कि अगर सॉल्वेंट पोलर है तो सॉल्यूट भी कैसा होना चाहिए, पोलर। तो ये इसका मतलब अगर लिखें तो हम कह सकते हैं पोलर सॉल्यूट्स आर soluble in polar solvent and vice versa। इसका मतलब पोलर में सोल्यूबल है तो नॉन पोलर किस में सोल्यूबल होगा, नॉन पोलर में। लिखा हुआ लाइक डिसॉल्व्स लाइक। पोलर में सोल्यूबल होगा, नॉन पोलर में सोल्यूबल होगा। तो जरूरी है कि सॉल्बिलिटी के लिए सॉल्वेंट अगर पोलर है तो सॉल्यूट भी कैसा होना चाहिए, पोलर। सॉल्यूट पोलर है तो सॉल्वेंट भी कैसा होना चाहिए, पोलर। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं दे ऑल आर पोलर। NaCl पोलर है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं मोस्टली नॉन पोलर होते हैं। तो अगर हम बात करें क्लोरोफॉर्म की या फिर CCl4 की, CCl4 इन बेंजीन की बात करें तो ये भी नॉन पोलर है और ये भी नॉन पोलर है, तो ये दोनों आपस में डिसॉल्व हो जाएंगे। अगर हम बात करें CH4 या C5H12 इन बेंजीन की, तो आप ध्यान दें बेटा, ये भी नॉन पोलर है, 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 तो ये इसमें सॉल्युबल होगा, ये भी इसमें सॉल्युबल होगा। लेकिन अगर हम बात करें NaCl इन वाटर की, तो ध्यान दें ये पोलर है, ये भी पोलर है, तो ये इसमें सॉल्युबल होगा, ये भी इसमें सॉल्युबल है, ये इसमें सॉल्युबल है, ये भी सॉल्युबल है।
लेकिन अगर NaCl इन बेंजीन की बात करें तो क्या NaCl बेंजीन में सोल्यूबल होगा? NaCl क्या है? पोलर। बेंजीन क्या है? नॉन पोलर। रूल क्या है? लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो क्या NaCl बेंजीन में सोल्यूबल होगा? क्या NaCl पेट्रोल में सोल्यूबल होगा? नहीं। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, गाड़ी से पेट्रोल निकालो, उसमें नमक डिजल्व करो, आप देखोगे उसमें नमक डिजल्व नहीं होगा। इसका मतलब ये फंडा बिल्कुल साफ है कि जो जैसा होता है उसके दोस्त भी वैसे ही होते हैं, और नेचर अगर पोलर है तो उसके लिए सॉल्वेंट अगर डिजॉल्व करना है तो सॉल्वेंट क्या होना चाहिए? पोलर ही होना चाहिए। आयनिक कंपाउंड्स सारे के सारे पोलर होते हैं, और इसी कारण से जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं सारे के सारे वाटर में सोल्यूबल होते हैं। सॉल्बिलिटी कैसे वेरी करता है ये हम लोगों ने इक्विलिब्रियम में पढ़ा है, कुछ एस ब्लॉक में पढ़ा हुआ है, और अगर आपको ये सब पता नहीं है तो आप अटेंड करते रहें। जैसे जैसे क्लास आगे प्रोसीड करेगा, जैसे जैसे आगे हम लोग स्टडी करेंगे, इन सारे चीजों को इंक्लूड करेंगे, बताएंगे, और आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला फैक्टर जो हमने पढ़ा ये था नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगले फैक्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर है ये है टेम्परेचर। सॉल्यूट सॉलिड है, सॉल्वेंट लिक्विड है। जो सोल्यूशन मिला, सैचुरेटेड सोल्यूशन मिला, ये सैचुरेटेड सोल्यूशन किसमें होगा? लिक्विड में। इनके बीच में इक्विलिब्रियम है। ये एक्जोथर्मिक या एंडोथर्मिक हो सकता है, यानी कि यहां पे जो डेल्टा H है ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर में हम लोगों ने देखा हुआ है कि डेल्टा H अगर नेगेटिव है तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्जोथर्मिक। और डेल्टा H अगर पॉजिटिव है तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ? एंडोथर्मिक। इक्विलिब्रियम वाले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा है कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड नहीं करेगा। किधर प्रोसीड करेगा? बैकवर्ड। एक्जोथर्मिक का मतलब क्या होगा? हीट निकाल रहा है। अगर किसी आदमी को किसी चीज की स्ट्रांगली जरूरत नहीं है, उसको बिल्कुल नीड नहीं है, और आप उससे जबरदस्ती दें तो ऑब्वियस है वो उल्टा रिएक्ट करेगा। तो इसको हीट की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको हीट दें, टेम्परेचर बढ़ाएं, तो क्या ये बैकवर्ड जाएगा? तो एक्जोथर्मिक में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन किधर आएगा? बैकवर्ड। अच्छा, बैकवर्ड आने का मतलब क्या हुआ? जो सोल्यूशन है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है? सोल्यूट और सॉल्वेंट। यानी कि सोल्यूशन से कौन कौन सेपरेट हो जा रहे हैं? सोल्यूट और सॉल्वेंट सेपरेट हो जा रहे हैं। तो सॉल्बिलिटी बढ़ रही है, घट रही है? घट रही है। यहाँ पे डिसोल्यूशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन होने का मतलब क्या हुआ? सोल्यूबल या इनसोल्यूबल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनसोल्यूबल। इसका मतलब ये है कि अगर डेल्टा H नेगेटिव है और इस केस में अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर को आपने इंक्रीज किया, तो जो सॉल्युबिलिटी है ये डिक्रीज करेगा, क्योंकि इस केस में रिएक्शन किधर प्रोसीड करता है? बैकवर्ड रिएक्शन में। तो इस बात को ध्यान रखना है, एक्जोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करता है। लेकिन अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो आपको पता है अगर एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। इसका मतलब जो सोल्यूट है वो और ज्यादा सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा और ज्यादा सोल्यूशन बनेगा। तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट किया? फॉरवर्ड। इसका मतलब यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। तो हम लोगों ने देख लिया कि जो सॉल्युबिलिटी है उसको अफेक्ट करने वाला टेम्परेचर है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि जो रिएक्शन है ये एक्जोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। चल, अगर वाटर में नमक डाल के हीट करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा नमक उसमें डिजोल्व कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा नमक डिजोल्व करने का मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ाने से नमक की सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो सवाल पूछा जाता है बोर्ड में कि NaCl की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे क्यों इंक्रीज करता है? तो इसका सीधा रीजन है कि जो NaCl का वाटर में
जो सोल्यूशन बनता है ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है और एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन किधर प्रोसीड करेगा, फॉरवर्ड। यही रीजन है कि NaCl का सॉल्बिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है। तो मुझे लगता है आपके लिए बेहद आसान है, आप काफी इजीली कर सकते हो। कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा। डेल्टा H अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन कैसा होगा, एक्सोथर्मिक टेम्परेचर बढ़ाओगे, इक्विलिब्रियम किधर आएगा, बैकवर्ड। बैकवर्ड आने का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन से सॉल्यूट और सेपरेट, सॉल्वेंट और सॉल्यूट सेपरेट होगा, इसका मतलब सॉल्बिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगर एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जाने का मतलब क्या होगा, ये और ज्यादा उसमें डिजोल्व होगा, तो इसका मतलब सॉल्बिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। NaCl का वाटर में जो सॉल्बिलिटी रिएक्शन होता है, जो सॉल्यूशन बनता है वो एंडोथर्मिक होता है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्बिलिटी इंक्रीज करता है। यहाँ पे कुछ ग्राफ से थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि ये कैसे होता होगा। कुछ आयनिक सॉलिड का ग्राफ देखते हैं। यहां पे हमने लिया है टेम्परेचर और इसे स्टडी करते हैं, देखते हैं कि किस केस में क्या हो सकता है। और यहां लिखा है सॉल्बिलिटी। अगर हम NaCl की सॉल्बिलिटी की बात करें तो इसके सॉल्बिलिटी का जो ग्राफ होता है ये कुछ इस तरह से होता है। आप देख रहे हैं इसमें इंक्रीज तो है, सॉल्बिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ तो रहा है लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रहा है। इसका मतलब NaCl का सॉल्बिलिटी टेम्परेचर के साथ ऑलमोस्ट हम मान के चलते हैं कि वो क्या है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये किसके लिए है, NaCl। अगर हम Ki की बात करें तो आप देखें, आप Ki के केस में, इन दोनों केस में अगर आप स्लोप को स्टडी करें तो यहां पे स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब यहां सॉल्बिलिटी ज्यादा बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ाने से यहां पे सॉल्बिलिटी ज्यादा बढ़ रही है, जबकि यहां पे सॉल्बिलिटी का ऐसा कोई रोल नहीं। इसका क्या कारण हो सकता है आप सोचिएगा, मुझे बताइएगा। चलिए नेक्स्ट, यहां देखें आप, ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं इसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्बिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। सीरियम सल्फेट एक कंपाउंड है, अगर आप इसको हीट करें, इसके सॉल्यूशन को हीट करें तो ऐसे केस में इसकी सॉल्बिलिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। इसका मतलब ये जो रिएक्शन होता होगा ये एक्सोथर्मिक होता होगा, ये जो रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक है, ये जो रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक है। लेकिन कुछ ऐसे भी ग्राफ होते हैं, ध्यान दें। आप क्या स्टडी कर रहे हैं, आप ये स्टडी कर रहे हैं ना कि बिगिनिंग में क्या हो रहा है, सॉल्बिलिटी बढ़ रहा है और फिर क्या हो रहा है, सॉल्बिलिटी घट रहा है। ये जो ग्राफ है ये है Na2SO4.10H2। अच्छा ऐसा कैसे होता है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये जो Na2SO4.10H2 है ये चेंज करता है Na2SO4 में। ये जो Na2SO4.10H2 ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड चेंज करता है Na2SO4, यानी कि ये अपना क्रिस्टलाइन वाटर लूज करता है और ये Na2SO4 में चेंज करता है, और ये Na2SO4 अब ये सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये होता है एक्सोथर्मिक, जबकि बिगिनिंग वाला जो प्रोसेस है ये है एंडोथर्मिक। इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पे यहाँ पे सॉल्बिलिटी बढ़ता है और यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्बिलिटी घट रहा है। ठीक है बेटा, तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है। जनरली इस तरह का ग्राफ पूछा जा सकता है, ग्राफ देकर पूछा जा सकता है कि सॉल्बिलिटी पे क्या कमेंट करेंगे। अब अगर आपसे पूछा जाए इसके सॉल्बिलिटी पे आप क्या कमेंट करेंगे, तो आप देखें यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे सॉल्बिलिटी बढ़ा, फिर यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, फिर ये जो चेंज है ये एक नॉर्मल बिहेवियर शो नहीं कर रहा है। क्योंकि जो जनरली आपसे जो सवाल पूछा आता है, इस तरह से सवाल हो सकता है, टेम्परेचर है यहाँ पे सॉल्बिलिटी है, इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है और आपसे पूछा जाएगा कि ये जो रिएक्शन होगा ये कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा। तो आप क्या देख रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, सॉल्बिलिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने पे जहां सॉल्बिलिटी घटता हो वो रिएक्शन जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। तो ये एक्सोथर्मिक के लिए हो गया, यहां से आप इसे समझ लें और इसमें आगे कोई दिक्कत होने वाला आपको नहीं है। चलिए नंबर थर्ड की बात करते हैं, तीसरे फैक्टर की बात करते हैं। वो अफेक्ट तो नहीं करता है लेकिन हम उस फैक्टर को भी देखते हैं कि उसका क्या इफेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। नंबर 3 पे जो है ये है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। फिर से वही
सॉल्यूट, और ये सॉल्यूट कौन से स्टेट में है? सॉलिड। यहाँ पे हमने क्या लिया? सॉल्वेंट। ये कौन से स्टेट में है? लिक्विड। ये मिल के क्या बनाया? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन भी कौन से स्टेट में होगा? लिक्विड। अगर हम इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना मिलेगा? अगर हम इसका केपी लिखें तो इसका केपी, अगर केपी लिखे तो इसमें कोई प्रेशर का टर्म नहीं है, यानी कि इसके इक्विलिब्रियम में कोई प्रेशर का टर्म आ ही नहीं रहा है। तो जब इसके इक्विलिब्रियम में कोई प्रेशर का टर्म नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसका कोई, इस पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। और इसका रीजन ये भी होता है कि जो सॉलिड या जो लिक्विड होता है वो हाईली इनकम्प्रेसिबल होता है, उसको कंप्रेस ज्यादा नहीं कर सकते हैं। सॉलिड तो हाईली इनकम्प्रेसिबल होता है, लिक्विड को थोड़ा बहुत कंप्रेस भी कर लेते हैं। तो इनकम्प्रेसिबल नेचर होने के कारण से प्रेशर का इसके सॉल्यूशन पे, सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता। आई होप आपको फैक्टर समझ में आ गया होगा। पहला फैक्टर हमने बताया था नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दूसरा फैक्टर हमने आपको बताया टेम्परेचर का इफेक्ट क्या हो सकता है। तीसरा फैक्टर हमने बताया था इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पे प्रेशर के इफेक्ट के बारे में कहा कि प्रेशर का कोई टर्म नहीं आ रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कुछ आप नहीं ले रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में नहीं लेने का मतलब यहाँ पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। इससे ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सॉलिड और लिक्विड जो होता है इनकम्प्रेसिबल होता है, इसलिए प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये था फैक्टर्स। अब बारी है पिछले लेक्चर में जो हमने आपसे सवाल पूछा था उसके। सवाल था रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलारिटी फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं। मोलारिटी को कैपिटल एम से लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये वॉल्यूम अगर हमने मिलीलीटर में लिया है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या हम लोग मोलारिटी को ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स V इंटू रो, डेंसिटी से हमने मल्टीप्लाई किया और डेंसिटी से यहां मल्टीप्लाई किया और ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा N बाई V, N बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी को कहा था मास, इंटू क्या मिलेगा 1000 इंटू रो। ध्यान दें तो यहां पे लिखा हुआ डाइल्यूट सॉल्यूशन, और डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूट का अमाउंट काफी कम है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं N अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000 इंटू, ये हमने लिखा है किसके लिए? मोलारिटी के लिए। अगर हम बात करें मोलैलिटी की तो ये होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और यहां पे 1000 हो जाएगा। ये हमने लिखा है मोलैलिटी के लिए। इसको हमने फर्स्ट कहा, ये सेकंड कहा। फर्स्ट को हम सेकंड से डिवाइड कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मोल्स कट जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट और मास ऑफ सॉल्वेंट कट जाएगा, 1000 कट जाएगा। तो आपको जो मिलेगा कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इज इक्वल टू मिल जाएगा। ठीक है बेटा, ध्यान दो। N बाई वो V मिलीलीटर में लिया, 1000 से मल्टीप्लाई किया, हमने रो से मल्टीप्लाई किया है और रो से यहां मल्टीप्लाई किया और यहां भी मल्टीप्लाई किया, ये कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने रो से मल्टीप्लाई किया ताकि हम इसको मास के टर्म में लिख सकें। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, इससे मिल जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? ओके, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000 इंटू रो है। ऊपर ही हमने लिखा है सॉल्यूशन कैसा है? डाइल्यूट। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूट का मास सॉल्वेंट के मास से काफी कम है, यानी अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो यहां पे हम कह सकते हैं कि WA का वैल्यू जो है ये छोटा है WB से।
तो यहाँ पे हमने सॉल्यूशन को हटा के क्या लिख दिया, सॉल्वेंट। मोलालिटी हमको पता है यही होता है, जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या मिल गया, m बाई स्मॉल m इंटू रो। इस तरह से मोलारिटी इज इक्वल टू मिल जाएगा m इंटू रो। अब यहाँ पे 3 केस हुआ, जैसा लास्ट लेक्चर में हमने आपको कहा था। अगर डेंसिटी का वैल्यू 1 है तो जो m है ये किसके बराबर होगा, स्मॉल m के बराबर। सेकंड केस की बात कर लेते हैं, अगर डेंसिटी का वैल्यू 1 से ज्यादा है तो कैपिटल M का वैल्यू स्मॉल m से बड़ा होगा, मोलारिटी से बड़ा होगा। और अगर डेंसिटी 1 से छोटा है तो कैपिटल M का वैल्यू स्मॉल m से छोटा होगा। रो का वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर। डेंसिटी 1 होता है वाटर का। तो अगर सोल्यूशन डाइल्यूट है और सॉल्वेंट वाटर है तो वैसे सोल्यूशन को हम लोग डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। और डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन के केस में मोलारिटी और मोलारिटी का वैल्यू क्या होता है, तो ये हो गया किसके लिए, आप नोटिस करेंगे बेटा इस चैप्टर में कि कई ऐसे सवाल मिलेंगे जिसमें आपको जरूरत तो होगी मोलारिटी की, स्मॉल m की, पर आपको क्वेश्चन में कैपिटल M मोलारिटी दिया हो और आपको जरूरत किसकी है, मोलालिटी की। अब वैसे केस में अगर आपको कन्वर्जन करना होगा तो फिर आपको डेंसिटी चाहिए। डेंसिटी क्वेश्चन में दिया नहीं है। अब अगर क्वेश्चन में डेंसिटी दिया नहीं है, क्वेश्चन में डेंसिटी अगर नहीं दिया है तो फिर आपके पास तरीका क्या, तो फिर आपके पास तरीका है कि आप देखिए कि क्या कोई स्पेशल केस है क्या। मैंने लिखा है अगर डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन है तो रो का वैल्यू 1 होगा, और रो का वैल्यू 1 होने का मतलब मोलारिटी किसके बराबर हो जाएगा, मोलारिटी। तो हम लोग क्वेश्चन में क्या करते हैं, मोलारिटी दिया रहता है, मोलालिटी की जरूरत पड़ती है, हम उसी को पुट करते हैं, हमारा रिजल्ट आता है, बाकी सब कोई मतलब नहीं। तो आज का लेक्चर में हमने जो इंपॉर्टेंट चीजें बताया उसे आप बार बार देखिए, और कोई भी दिक्कत है हमें जरूर बताएं। जब आप कमेंट करते हैं तो इन चीजों को देखते हुए अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होता है तो उसे बताएं, ताकि हम अपने अगले लेक्चर में उन चीजों को इंक्लूड करें और आपको उन चीजों को भी एक्सप्लेन कर पाएं जिसमें आपको प्रॉब्लम होता है। आई होप ये आपके लिए थोड़ा सा नया था, और अगले क्लास से आपको और भी मजा आने वाला है। आप लगातार इन चीजों को पढ़ते रहिए, एक अच्छा नोट्स बनाइए, और जब भी आप पढ़ने बैठे कॉपी पेन लेके बैठे, ताकि आपको कोई दिक्कत हो तो वहां पे नोट करें, और कमेंट जब आप कर रहे हो तो उस केस में आप मुझे उससे बताएं कि क्या आपको दिक्कत है, ताकि हम आपका सोल्यूशन कर सकें। शुक्रिया आपसे।